नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। 2023 के एक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है और यह बनी है बड़ी खबर। चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार भी आया है। कहा ये सारे मुद्दे निराधार हैं, आरोपों को गलत और निराधार बताया है चुनाव आयोग ने। और इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता को घेरते हुए इन आरोपों को हार की हताशा बताया है। तो इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ ही साथ बात होगी कि मुडा के जो घोटाला हुआ था कर्नाटक में, उसमें पूर्व कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस और उनके नेता खासतौर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है कर्नाटक कांग्रेस और उनके नेता। साथ ही साथ बात होगी बिहार के सियासी हलचल की, जहां बेगूसराय में अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा है वो भी आज बेगूसराय से शुरू हुई है। तो सियासी हलचल तेज है। आखिर सीट बंटवारे को लेकर भी बेचैनी है सभी दलों में, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार, आरोपों को बताया गलत और निराधार। भाजपा ने भी कांग्रेस नेता को घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा हार की हताशा में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले अब फुलझड़ी से चला रहे हैं काम। बिहार की धरती से कांग्रेस और आरजेडी पर गरजे अमित शाह। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में राहुल गांधी की यात्रा को बताया घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की मुलाकात। बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगारों को नीतीश कुमार ने भत्ता देने का ऐलान किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की से बात। हाल में हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की। शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। और ईडी द्वारा कर्नाटक के मुडा स्कैम में पूर्व कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल तेज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां की हैं जब्त। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को भी मिले थे 4 प्लॉट। बीजेपी ने लगाए सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के, जो एक बार फिर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है कर्नाटक के सीट को लेकर के। और उससे पहले कांग्रेस का एक ट्वीट आया था कि कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध लीजिए। लेकिन उनकी इस जो उन्होंने बातें रखी, उसके बाद कुर्सी की पेटी अगर कही जाए कि बंधी रह गई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2023 के एक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। तो 2 से ढाई साल पुराना मुद्दा है ये मामला। हालांकि राहुल ने यह साफ कर दिया था कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है और वो आगे आने वाला है, अभी हाइड्रोजन बम तो बाद में आएगा। जाहिर है कर्नाटक के जिस मामले को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कर्नाटक के कई अखबारों में पहले ही छप चुकी थी। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों का नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कांग्रेस मतदाताओं को निशाना बनाकर किया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ वे कर्नाटक के बाहर के थे, यानी कि वो कर्नाटक के लोकल नंबर्स नहीं थे। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। हैरानी की बात यह है कि 2018 में आनंद सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने चुनाव जीता था। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो सीट कांग्रेस ने जीती लेकिन वोट चोरी बीजेपी ने कर लिया, ये कहना है राहुल गांधी का। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है।
आयोग ने कहा है कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता है। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती है, जैसा कि राहुल गांधी ने समझा और समझाने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक आनंद की जो सीट है उसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और 2018 में से सिर्फ 28 लोगों के नाम कटे थे। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कभी वोट जोड़ने के नाम पर एटम बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी वोट काटने के नाम पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन हर बार अपने ही आरोप में खुद घिर जाते हैं। एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर क्या वोट चोरी के आरोप को सिद्ध करने के लिए वे संवैधानिक मर्यादा पर चोट नहीं पहुंचा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को और राहुल गांधी को देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की और उसमें कहा कि जांच करना उनका काम नहीं है, उनका काम सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेना है, उसमें भाग लेना है। कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें पता है ये कौन कर रहा है। हाँ, और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है? पहला। और दूसरा, ये वो आपने 1 हफ्ते का समय दिया है, जब आपने 1 हफ्ते का समय दिया तो क्या 1 हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं। अगर आपकी बात के ऊपर जाए, देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का काम उनका नहीं है, ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है वो करेंगे। इस पर भी आप विचार करिएगा कि क्या ये सही बात है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी को न केवल कानून की कोई समझ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी वो नहीं समझ पाते। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। और कर्नाटक के आनंद सीट जिस पर 6018 वोट कटने की बात बीजेपी के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस सीट से, आनंद सीट से कांग्रेस जीती थी और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे सुभाष गुट्टेदार और जो चुनाव हार गए थे, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है, ये सब सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस आरिಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಇದು ಸುಳ್ಳ, ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ BR ಪಾಟೀಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ। ಇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು
और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जी, आपके साथ अगर मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँ, दो बातें। एक तो ये कि ये जो पूरे बम की सियासत है, ये क्या, इसका आकलन कैसे करेंगे? कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, और अब वो कई बार ये कहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लेकिन वो कुर्सी की पेटी बंधी रह जाती है। बहरहाल इसका आकलन आप करके बताइए कि एक्चुअली ये किस तरह की सियासत है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं राहुल गांधी, एक बात। दूसरी बात, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा आज राहुल गांधी ने समझाया है, दरअसल वोट चोरी जिसकी बात वो कर रहे हैं, क्या वो हुई है, क्या ये संभव है, और किस तरह से चुनाव आयोग का इस पर पूरे उनके जो कुछ भी बात उन्होंने रखी उस पर चुनाव आयोग का क्या कहना है? निखिल, जैसा आप बता रहे थे कुर्सी की पेटी बांधने का, मैं बिल्कुल 10 बजे से सच में कुर्सी की पेटी बांध के बैठा हुआ था कि सच में कहीं हाइड्रोजन बम का गिरने का और कुछ धमाका होगा तो अपने को संभाल पाए। लेकिन मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों को इस देश में निराशा हुई होगी कि कल से आप लगातार सोशल मीडिया पे आपके IT सेल, आपके नेता, सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कल का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हाइड्रोजन बम गिरने वाला है, भला भला। आप जब इन चीज़ों को करते हैं, देखते हुए, तो क्या इस देश की जनता को इतनी सी चीज़ मालूम नहीं है क्या कि वहाँ जिस आलन सीट की बात आप कर रहे थे, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीता था। तो उस चुनाव में आपकी सरकार बनी थी, जो कर्नाटक में अभी आपकी सरकार है, और आप कह रहे हैं ये वोट चोरी हुई थी। आप किससे बात कर रहे हैं, किसको आरोप लगा रहे हैं? तो खुद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिनका उस समय में कोई लेना देना नहीं है। आप ज्ञानेश कुमार जी का, आप सोचिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का आपने बिल्कुल एक फोटो चस्पा किया हुआ था। क्या मतलब है? आए हुए ज्ञानेश कुमार को अभी 2024 में तो वो आए हैं, अभी चीफ इलेक्शन कमीशन बने हुए, उनको मुश्किल से 2-4 महीने हुए हैं, और आप सीधे उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी आखिर साबित करना क्या चाहते हैं? जब एक पत्रकार ने उनको पूछा, तब आप उसका जवाब सुनिए कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है। आप पूरे चुनाव इलेक्शन कैंपेन में 2024 में घूम घूम के बताते थे संविधान को लेके कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की बचाने की बात करते रहे, और आज आप कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो ये जिम्मेदारी फिर है किसका? आप क्यों इतना लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी अगर आपकी नहीं है तो आप प्रतिपक्ष के नेता क्यों हैं? और ये नेता अगर सिर्फ रोज रोज एटम बम फोड़े, हाइड्रोजन बम फोड़े, और निकला उसमें कुछ फुलझड़ी टाइप का भी नहीं कुछ हो, आपके सारे तर्क, जब इलेक्शन कमीशन ने आपको पिछली बार भी आप एटम बम फोड़ने कर्नाटक में गए थे, आप वो था आपका वोट एडिशन का मामला, ये है आपका वोट डिलीशन का मामला, तब भी आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, आपने अभी तक नहीं दिया। आपको कहा जा रहा है आप कोर्ट क्यों नहीं गए, तो आप कह रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है। तो सवाल है कि आप जानबूझ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अगर आप बदनाम करते हैं, तो सच में आप लोकतंत्र की रक्षा करने के लायक भी नहीं है। ठीक है, इस विषय पर संदीप त्रिपाठी की बात सुन लेते हैं। संदीप त्रिपाठी, क्या कुछ दरअसल राहुल गांधी साबित करना चाहते हैं, ये भी आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार वो वोट डिलीशन की बात करते हैं, वोट जोड़ने की बात करते हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता। संदीप त्रिपाठी, लेकिन किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? भाई देखिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई भी वोट नहीं कटा, 24 वोट कटे, जो FIR हुई वो भी चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई, 2023 का मामला है, अखबारों में छप चुका है। वो लेकर आते हैं कि हाइड्रोजन बम लेकर फोड़ेंगे, और 2.5 साल पुराना मामला लेकर आते हैं। तो मंशा क्या है? मंशा क्यों ना संदिग्ध मानी जाए, और क्यों ना समझा जाए कि सिर्फ सियासत है इसके पीछे? निखिल जी, पहली चीज तो राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम की इस मसले पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, और कुर्सी की पेटी बिल्कुल विनोद जी कसकर बांधे रखिए। अगर आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, आपको मैं तो सिर्फ सुनने के लिए बैठा था सर, आप ही के यहाँ से वो आ रहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम भी हम तो जानते हैं सर, लेकिन आप ही ने कहा कि हम भी बांधे, तो हमको शंका हो गई थोड़ी सी। तो विषय सर ये है कि अब सर चोरों का कई तरीका होता है, कोई सेंध काट के चोरी करता है, कोई छत से कूद कर चला आया, कोई खिड़की, तो जो तरीका है हम सारे तरीकों को एक एक करके एक्सपोज कर रहे हैं। और जिस दिन हाइड्रोजन बम आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता डिफेंड करने के लिए यहां नहीं बैठेगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं,
अब शर्म आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, क्या डिफेंड करें क्या। अभी कम से कम 3-4 हमारे मित्रों का फोन आ चुका है, भाई क्या डिफेंड क्या करें यार। मतलब राहुल गांधी जी ने तो एक एक चीज लाकर रख दी। अब चुनाव आयोग जो स्वयं इस बात को कह रहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने इस बात की जांच की, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि एक बीएलओ ने जब उसके रिश्तेदार का नाम कटता है तो वो जांच शुरू करती है, जिस तरह ये एफआईआर उसी के माध्यम से कराई जाती है। और अगर आपने एफआईआर की तो वो नंबर किसका है, चुनाव आयोग बता दे भाई। हम तो ये पूछ रहे हैं ना, तो नंबर किसका है जिससे वोट कटे, बता दो, हम तो यही जानना चाहते हैं। वो आईपी एड्रेस कहाँ का है, वो नंबर कहाँ का है, वो नंबर किसका है, हम यही तो जानना चाहते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि 38 ये सेकंड तो जो एजेंसी जांच कर रही है सीआईडी वो बताएगी, चुनाव आयोग थोड़ी बताएगा। सहयोग कहाँ कर रहा है, 18 चिट्ठी का ऐसे कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाई, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, आप समझिए बात को। मेरे घर में चोरी हो गई, मैंने एफआईआर दर्ज की, अब चोर का एंटीसीडेंट्स तो पुलिस पता करेगी ना। मतलब मुझे यही समझ है, बाकी आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो बताइए। संदीप जी, संदीप जी का नेटवर्क में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। संदीप जी आपके पास वापस आएंगे, नेटवर्क दोबारा जोड़ेंगे। आप कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई फोन कहां से था, किसने किया गया, क्योंकि वो बाहर का फोन नंबर था, ये सब सारी चीजें चुनाव आयोग को ये सब जानकारी देनी चाहिए। निखिल जी, सीरियसली सोचना चाहिए कि हमारे देश में नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए। आप बांग्लादेश याद कीजिए, बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में शेख हसीना जीती थी तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाए गए थे और वो सारा खेल डीप स्टेट की तरफ से चल रहा था। मैं तो साफ बोल रहा हूं, अभी राहुल गांधी कहाँ गए थे? एक आइलैंड पे गए थे, किससे मिले थे? जॉर्ज सोरस के बेटे से मिले थे। क्या वहीं से पढ़ के आ रहे हैं क्या? क्या ये वही इकोसिस्टम काम कर रहा है क्या? क्या वही टूल किट चल रही है क्या जिसने बंगाल को, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में यह हाल किया, बांग्लादेश का यह हाल किया, श्रीलंका का यह हाल किया, पाकिस्तान का यह हाल किया, नेपाल का यह हाल किया? क्या कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं उस टूल किट का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं? क्यों? क्योंकि एकदम सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाना, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करना और उसके ऊपर अपनी राजनीति करना। विदेश की धरती पे कांग्रेस के नेता जाके बोलते हैं कि आप लोग आइए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग आइए हमारी मदद कीजिए। पाकिस्तान के डोजियर पे राहुल गांधी के स्टेटमेंट को चिपका करके यूएन के कॉन्फ्रेंस में रखा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें देश का वर्चस्व पूरे विश्व ने देखा, ब्रह्मोस की ताकत पूरे विश्व ने आजमाई और देखी, उसके बाद भी राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान कोट करता है। तो सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी, इंडी गठबंधन को ये सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जैसे आदमी को जो झूठ बोलते हैं, रिटर्न में एफिडेविट दे करके कोर्ट में माफी मांगते हैं, आरोप लगा करके भाग जाते हैं, जैसे पत्थरबाज होते थे ना कश्मीर के, वो पत्थर मारते थे और भाग जाते थे। राहुल गांधी उसी तरह की राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। जब एफिडेविट मांगा जाता है, रिटर्न में कहा जाता है कि आप शपथ पत्र दीजिए, पीछे हट जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से फटकार पड़ती है। तो राहुल गांधी के बारे में इंडी गठबंधन को एक साथ मिल करके बैठ करके सोचना पड़ेगा कि क्या उन्हें अपना नेता प्रतिपक्ष बदल देना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? है सर, जी, संदीप जी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश से लेकर और बाकी जगहों पर ये सारी चीजें चली है, डीप स्टेट जिस तरह से चीजों को करा रहा था, उसी पैटर्न पर राहुल गांधी चल रहे हैं। क्योंकि इन सारी चीजों की मंशा क्या है ये भी बताएं। वो साफ कह रहे हैं, राहुल गांधी को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम तो सिर्फ ये मुद्दा उठाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि भाई हम कोर्ट वोर्ट नहीं जाएंगे, ये आप लोग समझिए, बाकी लोग संज्ञान लें। इसका क्या मतलब है? निखिल जी, दो बातें। एक तो इंद्रदेव जी की कृपा से कुछ डिस्टरबेंस आ गया जी। निखिल जी, दो चीजें। पहली बात तो ये जो लल्लू राम हलफनामा चिल्लाते हैं, जो भी लल्लू राम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जितने आज तक आरोप लगाए को आप इस तरह बात करेंगे, अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, नहीं प्लीज।
नहीं, चलिए हमने त्रिपाठी जी, भाजपा ठीक है त्रिपाठी जी, आप अगर आप अच्छे कर से रहे हैं, लोगों तो को अभी आप कभी भी बिलो द बेल्ट हिट विनोद नहीं जी, करते, तो आज भी मत करिए, विनोद ठीक है चलिए। विनोद जी, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन नहीं बैठा है प्रभु, यहाँ पर जो है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप मतलब दोनों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। बोलिए ना, मुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ऐसे टारगेट करके ऐसे बोलना भाषा किसी को भी मर्यादा में अगर नहीं बोल है, रहे हैं, अच्छा किसी नहीं को भी लगता। बोल रहे हैं, अच्छा नहीं है, लल्लू क्योंकि राम आप शब्द सर अच्छा नहीं। शब्द है सर, राम भी है, लल्लू अच्छा शब्द है सर, खराब चलिए, शब्द नहीं है, कोई अब गाली नहीं। आपको कोई दूसरा कहेगा तो फिर मत कहिएगा, चलिए बढ़िए, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है कहेगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने आज तक जितने भी आरोप लगाए हैं, किसमें हलफनामा दिया है? आज तक नहीं दिया आपने, तो क्या क्या आरोप नहीं लगाया? जमीन से लेके जो है आसमान से लेके पाताल लोक तक का तो आपने आरोप लगाया, कितने में हलफनामा दिया? और या 11 साल से आगे आपने कितने में सजा करा दी, या कौन से आपने आरोप सिद्ध कर दिए? तो आप झूठ बोलते रहे, इसलिए आपको लगता है कि सारी चीजें झूठ है। हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, उन पर FIR कराइए, उन पर मुकदमा लिखा दीजिए। भाई, चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसको विनोद जी ये नहीं सुन सकते कि मैंने लल्लू राम कह दिया, और उसकी राहुल गांधी धज्जी उड़ा रहे हैं रोज, FIR नहीं करा रहा है, इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पहली चीज। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि राहुल जी ये कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी, वो जो है संविधान बचाने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र बचाने की, जो उन्होंने अच्छा सा कहा कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी है, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके है। बिल्कुल सर, अब क्या सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे क्या राहुल जी? नहीं हो जाएंगे। ED हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। जो है CBI हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। वो हमारा DD न्यूज हो जाएंगे, पत्रकारिता करने लगेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देश में सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, सबका एक अलग अलग रोल है। तो वो राहुल जी सिर्फ ये उन्होंने उसके, जो आप अगर उनको पूरा सुने होंगे, तो उन्होंने कहा कि देश में आज भी संस्थाओं में लोग हैं और वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हमारी विपक्ष के नेता होने के नाते जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर, सुन लीजिए, निर्वहन कर रहे हैं, और ये आगे की प्रक्रिया लोग बढ़ाएंगे। अब रही बात कोर्ट जाने की, कोर्ट सर गए ना, हम गए, हमने कहा कोर्ट में गए कि हमको ये वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, ये हमको जो है रिकॉर्डिंग जो होती है वो नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने आदेश कर दिया, ये नकारे चुट्टे लोग नियम बदल लिए सर, तुरंत संशोधन, मतलब कोर्ट ने आदेश दिया, इधर संशोधन कर दिए। तो आप बताइए, इनसे लड़ने का क्या तरीका? हम फिर जनता की अदालत में जा रहे हैं। भाई, आप न कोर्ट, वहां से बचने का तरीका निकाल लोगे, ठीक है, वहां से बचने का ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है। भरोसा है नहीं सर, गलत बात कर रहे हैं। कोर्ट आप ही तो कोर्ट ने ही तो आदेश दिया ना सर। नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि और लड़ने का क्या तरीका है? उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, हम तो जनता की अदालत के अलावा कोई बचा नहीं, आप ही कह रहे हैं ना। कोर्ट सर, कोर्ट एक संस्था वो है जो कि निर्णय देती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इस देश में सरकारों की होती है। सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करे, कोर्ट तो आदेश, हमने कहा ना कि कोर्ट कौन सा आदेश अदालत ने दिया जो कोर्ट ने दिया, जो सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। वोटर लिस्ट का मसला, वोटर लिस्ट देने की बात की, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने की तो बात आप की, कंटेम्प्ट पे चले जाते हैं। ये तो बहुत एज सिंपल एज दैट। नहीं, बड़ी, अब सर यही तो कह रहे ना कि भाई सरकार इनकी है, इन्होंने देखिए, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं संदीप जी, जिसका संदीप जी बहुत सारे सवाल हैं। आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं संदीप जी। नेपाल पर बोल दूं सर, 10 सेकंड में नेपाल पर बोलना चाहता हूँ। दूसरी बार बोलिएगा, मैं बस आपसे आप थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ आपको। एक मिनट सर, आपको मैं सिर्फ एक करेक्शन दे रहा चाह हूँ, आप ही बोलते रहिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना ही कह रहा हूँ कि लगातार आप जब चुनाव आयोग पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ कोई चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बड़े अदब से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की भाषा जब बोलते हैं, अभी आपके जब ये पहले एटम बम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया था, तब भी चुनाव आयोग ने आपसे सीधे सीधे यही बात कहा था, अगस्त के महीने में, याद करिएगा, कि चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई आप हलफनामा देके कोई बात करते हैं, तब चुनाव आयोग को इस पे कार्रवाई। बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हैं सिर्फ आरोप लगा के आप सिर्फ कहेंगे, आप यहाँ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि चुनाव आयोग को जवाब दो। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, आज किसी को भी देश में लोगों को तकलीफ हुई होगी कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने फोटो चस्पा किया था अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। यह जानने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन का मतलब सिर्फ एक चुनाव आयुक्त नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है देश के लाखों लोग जो इस चुनाव प्रक्रिया इलेक्टोरल प्रोसेस में जुड़े होते हैं, हजारों अधिकारी होते हैं, उसमें लाखों और कर्मचारी होते हैं, सरकार के अधिकारी होते हैं। क्या सारे लोग चोर बता रहे हैं आप?
सारे लोगों को लल्लू राम बता रहे हैं आप एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी संस्था को टारगेट करते हैं और उस संस्था में काम करने वाले आप सारे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने इस शब्द को वापस लीजिए। ऐसी चीज आपके राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में कम से कम डिस्कशन में इस तरह की बातें नहीं। विनोद जी आपकी बात आ गई। संदीप जी आ रहे हैं आपके पास। संदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आ रहे हैं। दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नए GST से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन GST ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो वोट चोरी का मामला एक बार फिर राहुल गांधी लेकर के आए हैं, क्या है वो पूरा मुद्दा। संदीप त्रिपाठी, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो चुट्टा वट्टा टाइप के जो शब्द यूज़ करते हैं प्लीज़ मत करिए। आप बहुत अच्छे डिबेटर रहे हैं और हमेशा आपने उन चीज़ों का पालन किया है, तो आज भी करिए। आप ठीक है आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपको ये लगता है कि ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि जनता को गुमराह करना है? क्योंकि बार बार अगर एक ही झूठ को बोला जाए, चुनावों तक अगर वो उसका फायदा उठ जाता है, बाद में लोगों को सच पता भी चल जाए, तो क्या हर्ज है? क्या यही रणनीति है? बिल्कुल यही रणनीति है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जस्टिस दीपांकर दत्ता और मसीह साहब की बेंच थी, जब इन्होंने वो कश्मीर, वो चीन के ऊपर कहा था कि 2000 किलोमीटर, तो कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? वो ये पूछने क्या आप वहां पर थे? आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? आप बिना किसी सबूत के आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं कहते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही, एक ये संवैधानिक संस्था कह रही है। किसके लिए? हमारे देश के महान LOP राहुल गांधी जी के लिए कह रही है। तो हमें डाउट क्या, जनता को यकीन है, और जनता को यकीन इसीलिए तो 90 बार हारे हैं। जनता ने तो हर बार आईना दिखाया है और हर बार राहुल गांधी हारे और फिर हारेंगे। ये केवल और केवल उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच जैसा हो जाता है, पर सच बदलता नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं एक आईना हूं, मुझ में देखोगे तो हमेशा सच नजर आएगा, और मुझे तुम जितनी बार तोड़ोगे तो हर टुकड़े में वही सच नजर आएगा। तो मैं और जनता देश की वही है, सच्चाई ही दिखाएगी। राहुल गांधी कितने भी झूठ बोल दें, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो पहले नहीं कहते संविधान खत्म, संविधान खत्म, संविधान खत्म, संविधान खत्म, वही लाइन अभी भी चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, चुनाव आयोग खत्म, चुनाव आयोग खत्म, चुनाव आयोग खत्म। कोई सुन नहीं रहा है। एक्चुअली ये विदेश के डीप स्टेट की पॉलिसी पे चल रहे हैं, उसी की सारी पॉलिसीज को अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि देश के बारे में ऐसा बोलते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ऐसा बोलते हैं। वही संवैधानिक संस्थाएं जिसने लगभग 85% के आसपास आजाद भारत के समय में इनकी ही सरकार बना के दी है। ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये डाउट करते हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी, बहुत सारी बातें हुई हैं। इस बीच में एक बात ये भी है कि अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक की एक सीट से कल आपके ही एक MLA को हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए और वोट चोरी हो गया दरअसल वहां पर। जिस सीट की बात आज राहुल गांधी ने कही, वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, तो जीतते आप लोग हैं और वोट चोरी बीजेपी कर लेती है। देखिए सर, हमारे ऊपर हम कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना हुई, कोर्ट ने आदेश दिया, स्वीकार है।
हम उसको अपोज तो नहीं कर रहे ना, हम चुनाव आयोग को बचा तो नहीं रहे हैं। भाई चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है, अगर वहां पे गड़बड़ी हुई है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कवच बनकर कौन खड़ा हो रहा है? चुनाव आयोग का, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ रिश्तेदारी समझ में आ जाती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। दिक्कत इस बात की है। अभी कहा गया कि भाई आपकी सरकार है, आप ही जीते, आप ही का विधायक, तब भी हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, तब तो अप्रिशिएट कर दीजिए कि अगर हमको शंका है, हम तथ्यात्मक सवाल उठा रहे हैं, हमारा जीता हुआ विधायक, हमारी सरकार, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? अच्छा, 6018 वोट करवा कटे, दो। क्या आप संदीप इस बात का दावा करते हैं? संदीप जी, राहुल जी से बोलिए, विधायक को बोलो रिजाइन कर दे, विधायक को बोलिए रिजाइन कर दे। विधायक खुद कह रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। विधायक का खुद स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ये मैं नहीं। अरे भाई बता रहा हूँ। अरे संदीप जी कुतर्क नहीं, जवाब की बात करो। संदीप जी, आप मेरे को बताओ, संदीप जी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अरे संदीप जी सुनो तो, अरे भाई दोनों ने एक साथ बोलने से नहीं चलेगा ना। संदीप जी बात सुन लीजिए। संदीप जी मुझे ये बताओ ना, अरे मुझे आपको जवाब देना है संदीप जी, उसके बाद सुनने में दिया जाता है आपका। बड़बड़ किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनका सवाल लेने में क्या दिक्कत है? जवाब सुनो ना, मेरे लिए बोल रहे हो तो जवाब लो। संदीप जी, उनका सवाल लेने में क्या दिक्कत है? संदीप जी एक सेकंड शांत होकर उनका सवाल सुन लीजिए। वहां का विधायक ये कह रहा है, संदीप जी वहां का विधायक ये कह रहा है कि राहुल गांधी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। हो गया तो काहे नहीं? अगर वही का विधायक कह रहा जो जीता है, इसमें मैं क्या करूं भाई? वो भी आपकी पार्टी का है। और अगर ऐसा राहुल गांधी इतने आइडियलिज्म वाले हैं तो रिजाइन का नहीं करा देते, निकाल क्यों नहीं देते? अब आप जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऐसे महान भाव को सर ला के बैठाल देते हैं कि इनको टॉपिक नहीं पता होता, मुद्दा नहीं पता होता, क्या कौन है कुछ पता ही नहीं है। इनको यही नहीं पता कि राहुल गांधी जी के साथ वो विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इनको ये नहीं पता। उसी की पुरानी बाइट तो देखो, उसी की पुरानी बाइट तो देखो यार। पहले वो बोले थे भाई, बोल रहा था, आप झूठ बोल रहा है। अब वो पुरानी बाइट दिखा दो, झूठ बोलते हो, फ्रॉड हो, 420 पुरानी बाइट दिखा दो इसको। किस बात का? पुरानी बाइट में उसने कहा वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। सुनिए, बाइट के फेर में आप लोग झगड़ा मत करिए। सुनिए, बाइट के फेर में झगड़ा मत करिए। ये बताइए, ये फैक्ट तो आया, हाई कोर्ट ने वोट चोरी की बात तो कही और ये कहा कि वो चुनाव रद्द करिए, दोबारा गिना जाएगा, तो आखिर किसकी बात कहेंगे? अरे सर देखिए, मेरी बात पूरी हो रही, आपने जो सवाल किया था मैं पूरी बात कर देता हूँ। देखिए सर, लोकसभा चुनाव हुआ, 70 लोकसभा सीटों पर विपक्ष ने मुकदमा कर रखा है। जिस तरीके से पुनर्मतगणना का कोर्ट आदेश करा दे, इनकी सरकार आज चली जाएगी सर। 70 लोकसभा सीटों पर फर्जी मतगणना के लिए केवल पहली बार ऐसा हुआ है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से मैं चुनाव देख रहा हूँ, कम से कम जब से मैं देख रहा हूँ 1984 से लेकर के 1989 से लेकर के तब से हर बार ये प्रत्याशी करते रहे। मेरे जानने वाले बहुत सारे प्रत्याशी मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिल चुके हैं, चक्कर काटते हुए। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिसमें जो फैक्ट पाएगी कोर्ट, जिसके जांच के बाद फैक्ट पाएगा उसी में करेगा। प्रधानमंत्री बने थे, वल्लभ भाई पटेल बनते थे, क्यों उनकी वोट चोरी की आदत कांग्रेस के खून में भरी हुई है। वोट चोरी की आदत कांग्रेस के खून में है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी वोट चोरी से पहले प्रधानमंत्री बने थे। सच्चाई तो यही है, देख पढ़ लो जाकर के यार। वल्लभ भाई पटेल को सारे वोट मिले थे, सारे चोरी करके जवाहरलाल नेहरू को दिला दिए गए, उनको बना दिया गया देश का प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी की बात करो, इंदिरा गांधी अपने लिए इमरजेंसी लाती है, कोर्ट के आदेश को नीचे करने की इमरजेंसी। आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। संदीप जी आप भी शांत हो जाइए, संदीप जी आप भी शांत हो जाइए, और डॉक्टर साहब आप भी शांत हो जाइए। दोनों लोग शांत हो जाइए। भाई इस तरह से किसी की बात नहीं समझ में आ रही। विनोद जी एक मिनट शांत रहिए, किसी की बात नहीं समझ में आ रही। आप अरे संदीप जी इस तरह से किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। संदीप जी शांत हो जाइए, डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। भाई मुझे दोनों का ऑडियो आउट कराना पड़ेगा। मैं इस तरह से जवाहरलाल नेहरू वोट चोर थे कि नहीं थे? बताओ ना। एक मिनट, चलिए आप दोनों का ऑडियो आउट करना पड़ेगा। मैं एक चीज कह रहा हूँ विनोद जी, एक मिनट जस्ट एक सेकंड। मैं डॉक्टर साहब बस थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा आप लोगों का इंटरव्यू करके। ये मुद्दा नहीं, जो मुद्दे पे आप लोग बहस करना शुरू कर रहे थे अभी, सवाल ये है कि जो अभी निखिल ने जो सवाल उठाया है वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है। इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है, इसलिए 2 साल के बाद वो लंबी लड़ाई लड़ा है बीजेपी के वहां मंजूनाथ जो चुनाव हार गए थे कांग्रेस प्रत्याशी से। वो 2 साल तक लगातार लड़ाई लड़के आखिर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया
और कांग्रेस के प्रत्याशी का जो चुनाव था उसको हाईकोर्ट ने कैंसिल किया है। 29-30 दिन का वो मोहलत दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तब तक के लिए वो स्टे है। अब सवाल ये है कि आपके इलेक्टोरल प्रोसेस में ये चीजें हैं, ये बात निखिल पूछ रहे थे, तब फिर आप वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। ये इस बात पे डाउट है कि आपके पास इलेक्टोरल, आप पहले राहुल गांधी ईवीएम से शुरू किया और आते आते आप सीधे इलेक्टोरल प्रोसेस पे आ गए। उसके बाद विनोद जी, उसके बाद वो कहते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास कहीं भी ये लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, आप अदालत से उस चीज को वहां पे साबित कर सकते हैं अपनी बात को। आप वो नहीं करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टैंड बनाते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल विनोद जी, और एटम और हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। दरअसल ये गलत है संदीप जी, ये परंपरा गलत कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, और यही बात जब सवाल उठाया जा रहा है, यही बात संदीप त्रिपाठी जी कही जा रही है कि आखिर भाई अगर आप एग्रीव्ड हैं, जैसे जो एग्रीव्ड है वो गया हाई कोर्ट, उसको वहां से न्याय मिला है, हालांकि दूसरे के लिए भी उन्होंने पक्ष रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक हलफनामा दे दीजिए, आप करें जी मैं नहीं देता, तो ये प्रश्न उठाता है कि दरअसल आपकी मंशा क्या है। और ये जब इस पर प्रश्न उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और उसका जवाब उनको देना चाहिए, देना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर वो नहीं देंगे तो कम से कम इस देश की जनता जो है वो समझदार है, वो समझ रही है। फिलहाल डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, संदीप त्रिपाठी, विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नेपाल पर सर बहुत जरूरी बात थी। ठीक है सर, अगली बार सर करेंगे, हमारे पास समय बहुत कम रह गया। बहुत शुक्रिया। तो ये है कुल मिला जुलाकर मुद्दा कि दरअसल अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है और किसी को लगता है कि वोट चोरी हुआ है या कोई भी चीज है, तो अदालत का रुख क्यों नहीं कर रहा है? वो कहता है अदालतें स्वयं संज्ञान लें, हलफनामा मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा क्यों है? तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर उस व्यक्ति की मंशा क्या है? सिर्फ भ्रम फैलाना और सिर्फ उस बात पर इस तरह की एक बार बार किसी एक चीज को इस तरह से कहना कि जनता को लगने लगे कि इसमें कुछ सब्सटेंस है। और शायद ये कुल मिलाकर ये भी उस पे लेकर के आना है कि जो अभी होने वाले राज्यों में जो चुनाव है उसका बात होगा। आइए आपको सीधे लिए चलेंगे बेगूसराय, बिहार की सियासत की बात कर रहे थे, अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का बूथ और मंडल का शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता एक मन नहीं बनाता, एक संकल्प नहीं लेता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विजय असंभव। और इसीलिए हमारे किसी भी राष्ट्रीय नेता को उठाकर जांच कर लीजिए, हमारे यहां नेता थोपे नहीं जाते, नीचे से नेता बनकर आते हैं। और भाइयों बहनों, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब मैंने पहले संबोधन में कहा था, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जिसकी कैरियर की शुरुआत एक बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई है, बूथ अध्यक्ष के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बूथ के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का रास्ता काट कर देती। और इसलिए आज हम सब ने यहां से संकल्पित होकर जाना है कि बिहार को समृद्ध करने के लिए, बिहार को सुरक्षित करने के लिए, पूर्ण विकसित बिहार के माध्यम से पूर्ण विकसित भारत की रचना करने के लिए आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी। भाइयों बहनों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया रहे। और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से
इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। अहरनिश 365 दिन 24 घंटा देश की जनता की सेवा में लगे रहने। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते। जानते हो ना भाइयों बहनों। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने जीवन में हमेशा अपने से पहले देश, देश के बाद पार्टी, पार्टी के बाद कार्यकर्ता और उसके बाद देश का भला, अपना और परिवार का कभी विचार नहीं किया। ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, बिहार का विजय एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण विजय कि बिहार में हम जितना मजबूत होंगे, एनडीए इतना मजबूत होगा। एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना समृद्ध होगा। भाजपा जितनी मजबूत होगी, बिहार उतना सुरक्षित होगा। और बिहार जितना मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित होगा, भारत उतना समृद्ध और सुरक्षित होने वाला है। इसलिए चुनाव बिहार और भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है?
आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। बिहार के लाखों गरीबों को गैस का सिलेंडर किसने दिया? जरा जोर से बोलो, किसने दिया? बिहार की लाखों माताओं को घर किसने दिया? बिहार के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन कौन दे रहा है? बिहार के लाखों लोगों को शौचालय किसने दिया? बिहार के लाखों लोगों के घर में बिजली किसने पहुंचाई? बिहार के लाखों लोगों के घर में 5 लाख तक का इलाज किसने पहुंचाया? और लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी, आप चिंता मत करो। हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। इस जोश और जज्बे के साथ हमने चुनाव लड़ना। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये 11 साल हमारी पार्टी की यात्रा में सुवर्ण अक्षर से लिखे गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया, अटल जी, अडवाणी जी, कैलाशपति जी, ढेर सारे लोगों ने इस पार्टी के लिए जीवन लगा दिया। हम सब छोटे से तब से एक स्वप्न देखते थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए। देखते थे या नहीं देखते थे भाई? अरे जोर से बोलो, देखते थे या नहीं देखते थे? मैं फिर से पूछता हूं, देखते थे या नहीं देखते थे? और किसी को नहीं लगता था ये राहुल बाबा भाजपा का मखौल उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, शिलान्यास कर कर मोदी जी ने जय श्री राम कर दिया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोना का बन रहा है और 800 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने की शुरुआत भी हो। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और एक कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी ने गरीबों के साथ साथ देश को भी समृद्ध करने का काम किया। ये बरौनी का कारखाना न जाने कितने सालों से बंद पड़ा। भाइयों बहनों,
मनमोहन सिंह मोदी जी को दुनिया का 11वें नंबर का अर्थतंत्र देकर गए थे, मोदी जी ने भारत के अर्थतंत्र को 4थे नंबर का बना दिया, 4थे नंबर। और पटना मुंगेर वालों, इतनी सरलता से खुश मत होना, तैयारी रखना ज्यादा तालियां बजाने की। 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। ये जो विकास किया है ये मोदी जी ने, ये लालू एंड कंपनी ने क्या किया? राम मंदिर का विरोध, 370 हटाने का विरोध, सीएए का विरोध किया, ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया और घुसपैठियों को शरण देने की बात करी। मगर आप भरोसा रखना, जब तक केंद्र में भाजपा सरकार है, इनका एक भी इरादा पार नहीं होगा, एक भी इरादा। यहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा सरकार है। वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। 1 करोड़ 67 लाख लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 लाख रुपए का लोन बहनों को मिलेगा। बिहार में युवाओं के लिए 12 और आईटीआई सभी को इंटर्नशिप के लिए 4000 से 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की। अगले 5 साल में 1 करोड़ निजी और सरकारी नौकरियों का रोड मैप बनाया है और स्टूडेंट को 4 लाख तक का मुफ्त लोन देने की योजना भी हमने की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बिहार के लिए ढेर सारे काम करे हैं भाई, मगर मैं आपको बताने आया हूं, ये सब काम करने का यश एक और हमारे संगठन के बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक और। इसके बाद चुने हुए 300 कार्यकर्ताओं का मेरे साथ मीटिंग है। इसमें मैं आप सभी के लिए एक काम, चुनाव के काउंटिंग तक का काम देकर जाने वाला हूं। मुझे बताओ, एक सब काम काउंटिंग तक हम निष्ठा से करेंगे ना? जरा जोर से बोलो, करेंगे ना? भाइयों बहनों, गांव-गांव, घर-घर, गरीब-गरीब तक जाना है, हमारी उपलब्धियों को बताना है और कमल निशान के साथ जोड़ना है। और इस बार चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। अपनी विधानसभा में चाहे कोई भी लड़ता हो, एनडीए का कोई भी साथी, मैं प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को अपील करने आया कि चाहे तीर हो चाहे झोंपड़ी, हमें उसमें कमल ही दिखाई देना पड़े। झोंपड़ी को मिलने वाला वोट भी मोदी को मिलने वाला है और तीर को मिलने वाला वोट भी मोदी को ही मिलने वाला है। इस स्पिरिट के साथ हम सब ने हमारे साथियों को जिताने की एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ, भाजपा को जिताने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर। भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लालू एंड कंपनी झूठ फैलाने में माहिर है। वो कहते थे कि भाजपा सरकार आएगी तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण चला जाएगा। चला गया क्या? लालू जी, हमारा 11 साल हुआ, चला नहीं गया है।
ओबीसी को नहीं था, नीट में, जेई में वो देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी ये झूठ फैलाते हैं कि सीए आएगा सबका वोट कट जाएगा, किसी का वोट नहीं कटा। ये झूठ फैलाते हैं कि मोदी जी आएंगे तो मतदाता सूची से नाम काट देंगे। नाम जरूर कटने वाला है, मेरी बात याद रखो। चुनाव आयोग जरूर नाम काटने वाला है, मगर भारत के नागरिकों का नहीं, घुसपैठियों का नाम काटने वाला है। घुसपैठियों। मुंगेर संभाग में मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। 1870 करोड़ से मुंगेर परिमंडल में, बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर ओटा सिमरिया 6 लेन पुल बन गया है। अरे यार, गिरिराज के लिए तो ताली बजाओ सभी लोग। 100 करोड़ खर्चा कर सिमरिया में राजेंद्र पुल का उद्धार किया। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी मुंगेर परिमंडल से गुजरेगा। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे और मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस की स्वीकृति भी दे दी गई है। साहेबपुर में कमाल प्रखंड के बीच रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु बनाने का काम हुआ। फरकिया को सहरसा जिले के साथ जोड़ने के लिए कमला नदी पर सुगोरकोल पुल का विकास निर्माण हुआ। 900 करोड़ से कोसी की लाइफलाइन, सहरसा मानसी का रेलखंड का दोहरीकरण, अमृत भारत में बेगूसराय जमालपुर का रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ऐसे ढेर सारे काम किए हैं। और पटना संभाग में 15,000 करोड़ से आरा से बगहा तक नया नेशनल हाईवे, 3,700 करोड़ से पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, 1728 करोड़ से आरा बक्सर 4 लेन, 1,060 करोड़ से बक्सर चौसा 4 लेन का बाईपास, 863 करोड़ से सलेमपुर नूरसराय अहियापुर सिला होते हुए राजगीर तक का हाईवे, भोजपुर में सोन नदी पर 6 लेन वाला फ्लाईओवर पुल वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से, पटना से माहुली तक एलिवेटेड रोड और ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों बहनों, ये लालू जी मुझे पूछते थे कि मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी, हिम्मत हो तो कल जवाब लेना। 2004 से 14 लालू जी सोनिया मनमोहन की सरकार में मंत्री थे। बिहार का दबदबा था, उनको सजा भी नहीं होती थी। और उन्होंने बिहार को क्या दिया? 2004 से 14 के बीच में उन्होंने 2,80,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा जोर से बोलो तो। बरोबर 2,80,000। और मोदी जी ने टोटल 14,85,000 करोड़ रुपया देने का काम। कहां 2,80,000 और कहां 14,85,000। इसके साथ साथ मखाना बोर्ड दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी, IIT दिया, पश्चिम कोसी नहर की परियोजना दी, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी।
और पूरे बिहार को रोड और रेल से जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, लालू जी ने पैसे तो बहुत कम दिए और जो दिए थे वो भी चारा घोटाला, लैंड फॉर स्कैम घोटाला, IRCT होटल घोटाला, अलग तरह घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, BPSC घोटाला, AB एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामला, आय से अधिक संपत्ति मामला, इतनी लंबी सूची है कि मैं पढ़ने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े। तो एक और करोड़ों रुपए का गबन करने वाले लालू प्रसाद एंड कंपनी है और दूसरी ओर 24 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी है, जिस पर काणी पाई का भी आरोप नहीं लगा है, काणी पाई का भी आरोप। भाइयों बहनों, आज यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक रोड मैप बनाया है चुनाव जीतने का। वो रोड मैप के इंप्लीमेंटेशन के लिए मेरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए चुनिंदा 300-400 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। इसमें आप सभी के लिए जिम्मेदारी का भी निर्धारण होगा और काम का भी निर्धारण होगा। और भाइयों बहनों, इस बार बिहार में NDA का विजय इतना प्रचंड हो कि राहुल बाबा कभी भी और कोई राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए, घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। मुझे बताओ, मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ता संकल्प कर जाएंगे कि हम 2/3 बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। मुझे बताओ, हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, हाँ या ना? हमारे सभी साथी दल को हम जिताएंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे, बिहार से घुसपैठियों को निकालेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बेगूसराय में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का काम केवल झूठ फैलाना है, वो झूठ फैलाने में काफ़ी माहिर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी का नाम काटेगा तो घुसपैठियों का नाम काटेगा और NDA बिहार में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब